कभी कभी कोई फिल्म मेकर असफल नहीं होता, वो बस धीरे धीरे खुद को खो देता है। क्यों? क्या हुई? फिल्म दर फिल्म, चुनाव दर चुनाव। बहुत दर्द होता है। अयान मुखर्जी ऐसा ही एक नाम है। वो शख्स जिसने वेक अप सिड और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों में एक पूरी पीढ़ी का एहसास पकड़ लिया था। सच्चा, मासूम और बेहद मानवीय। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, खाका नूडल भी होना चाहिए। आज वही इंसान किसी ग्रैंड विजन के पीछे भागते भागते अपनी असली आवाज भूल गया है। आखिर ऐसा क्या होता है जब एक कहानीकार अपनी सादगी को स्केल में बदल देता है, जब भावनाओं की जगह बॉक्स ऑफिस ले लेता है? इस वीडियो में हम अयान मुखर्जी की उस यात्रा को समझेंगे जहां जुनून ने जगह दी है दबाव को और सपनों ने रास्ता खो दिया है। और हाँ, अगर आपको सिनेमा की ऐसी गहराइयों में झांकना अच्छा लगता है तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अयान मुखर्जी का सिनेमा कभी तकनीक से नहीं बल्कि एहसास से शुरू हुआ था। वेक अप सिड के समय वो सिर्फ 26 साल के थे, लेकिन उनकी कहानी में वो परिपक्वता थी जो जिंदगी को ध्यान से देखने वालों में मिलती है। हर फ्रेम में ईमानदारी थी, कोई दिखावा नहीं, बस एक लड़का जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त अयान फिल्मों को बनाते नहीं थे, वो उन्हें महसूस करते थे। रणबीर कपूर के साथ उनका रिश्ता डायरेक्टर एक्टर से ज्यादा एक दोस्त और गाइड का था। सेट पर वो गानों की प्लेलिस्ट लेकर आते ताकि हर बाके सीन में वही वाइब महसूस हो जो वो लिखते वक्त सोचते थे। वेक अप सिड और बाद में ये जवानी है दीवानी की खूबसूरती इसी में थी। वो कहानियां नहीं लगती थीं, वो जिंदगी लगती थीं। दिल चाहता है की तरह, पर और भी निजी और भी सच्ची। वो दौर था जब अयान अपने कैमरे से दुनिया को नहीं खुद को समझने निकले थे। अयान मुखर्जी की फिल्मों में एक अजीब सा शब्द बार बार लौटता है, डेस्टिनी। शायद इसीलिए कि वो खुद इसे जीते आए हैं। वेक अप सिड के टाइटल से लेकर ये जवानी है दीवानी के कबीर ठापर तक उनके किरदार कभी अपनी मंजिल खुद नहीं चुनते, जिंदगी उन्हें खींचकर वहां ले जाती है जहां उन्हें होना चाहिए। कहा जाता है कि वेक अप सिड का असली टाइटल पहले बैडमाश था, लेकिन रणबीर ने सिड सुझाया। एक साधारण नाम, मगर उसी में फिल्म की मासूमियत थी। वो सिंप्लिसिटी ही थी जो दर्शकों को खींच लाई। शायद यही डेस्टिनी थी कि अयान को सिनेमा में वही रास्ता मिला जहां भावना कहानी से बड़ी बन गई। समस्या तब शुरू हुई जब अयान ने इमोशन से आगे बढ़कर इम्पैक्ट को पकड़ने की कोशिश की। ब्रह्मास्त्र और अब वॉर 2 में वो सिर्फ कहानी नहीं कहना चाहते थे, वो एक मिथक बनाना चाहते थे। उनके इंटरव्यूज में वो अक्सर कहते हैं कि राजा मौली सर की बाहुबली ने उन्हें बदल दिया। वो भी वैसी ही फिल्म बनाना चाहते थे जो भारत को एक साथ महसूस कराए। लेकिन समस्या ये थी कि अयान मुखर्जी का सिनेमा हमेशा दिल से चलता था, ड्रम्स से नहीं। उन्होंने स्केल तो बढ़ा लिया पर सच्चाई खो दी। हर फ्रेम में अब तकनीक है लेकिन आत्मा गायब। वेक अप सिड में जहां एक गाना ही कहानी कह देता था, वहीं ब्रह्मास्त्र में सैकड़ों करोड़ खर्च करने के बाद भी वो जादू नहीं लौटा। कभी कभी जब आप आसमान छूने की कोशिश करते हैं तो जमीन पर खड़े रहना भूल जाते हैं। ब्रह्मास्त्र के बाद अयान मुखर्जी के लिए सिनेमा सिर्फ कला नहीं, एक परीक्षा बन गया। फिल्म चली भी, डूबी भी। न आलोचक पूरी तरह खुश थे, न दर्शक। और जब आप इतने साल एक प्रोजेक्ट पर लगाते हैं तो उसका नतीजा आपकी पहचान बन जाता है। कहा जाता है कि प्रोड्यूसर्स के पीछे हटने और आलोचनाओं के बढ़ने के बाद अयान ने वॉर 2 को एक मौका समझा, खुद को साबित करने का मौका, यह दिखाने का कि वो भी एक कमर्शियल दिग्गज फिल्म संभाल सकते हैं। लेकिन शायद यही जगह सबसे खतरनाक होती है, जब एक क्रिएटर अपनी भूख के बजाय अपनी प्रतिष्ठा के लिए बनाना शुरू कर देता है। वॉर 2 के ट्रेलर में जो चमक दिखती है वो उत्साह से नहीं, डर से आती है। वो डर कि अगर ये नहीं चला तो अयान मुखर्जी नाम सिर्फ एक याद बन जाएगा। अगर वेक अप सिड और ये जवानी है दीवानी एक बातचीत थी तो ब्रह्मास्त्र और वॉर 2 एक भाषण बन गए हैं।
पहले जहां उनके सीन सांस लेते थे, लंबे शॉट्स, शांति और किरदारों के बीच का स्पेस, अब वहां तेज काल छिछाहा, कट्स, भारी बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल इफेक्ट्स का शोर है। जैसे कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि समझा रहा है कि देखो ये बड़ा है। पहले अयान भावनाओं को महसूस कराते थे, अब वो उन्हें जबरदस्ती दिखाने लगे हैं। हर डायलॉग एक पंच लाइन बन गया है, हर सीन एक मूवमेंट। उनकी फिल्मों में वो आत्मीय ठहराव अब नहीं है जो कभी उनके सिनेमा की पहचान थी। अब वो सादगी की जगह स्पेक्टिकल बेच रहे हैं, और शायद यही वो मोड़ है जहां कलाकार और उत्पादक के बीच की रेखा धुंधली हो गई। अयान की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वो हमेशा कहते हैं कि वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा भारतीय सिनेमा हॉल में वापस आएं, कि कहानियां सिर्फ मेट्रो सिटीज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बननी चाहिए। वो सोच गलत नहीं है, लेकिन तरीका शायद है। जब आप सबको खुश करने निकलते हैं तो सबसे पहले खुद को खो देते हैं। ब्रह्मास्त्र और वॉर 2 में यही हुआ। दिल से निकली आवाज किसी मार्केटिंग प्लान में गुम हो गई। जनता तक पहुंचने की चाह ने ही उनकी फिल्मों की आत्मा को दूर कर दिया। और यही वो पल है जब एक निर्देशक फिल्म मेकर से ब्रांड बन जाता है। ब्रह्मास्त्र वो फिल्म थी जिसने अयान मुखर्जी को तकनीक, धर्म और कल्पना की एक ऐसी भूल भुलैया में डाल दिया जहां से निकलना शायद उनके लिए खुद मुमकिन नहीं था। कहने को तो ये एक आधुनिक पौराणिक कहानी थी, लेकिन असल में ये हैरी पॉटर, मार्वल और टाइटैनिक की आत्माओं से बनी एक मिश्रित दुनिया थी। हर दृश्य में कुछ न कुछ महान करने की कोशिश थी, पर दिल से निकली सादगी, जो उनकी पहचान थी, कहीं खो गई। फिल्म के डायलॉग्स किसी मंत्र की तरह बोले गए, लेकिन उनमें वो आत्मा नहीं थी जो वेक अप सिड के एक साधारण आई मिस यू में होती थी। शायद इसलिए दर्शक प्रभावित हुए, मगर जुड़े नहीं। अयान के लिए ब्रह्मास्त्र सिर्फ फिल्म नहीं, एक मिशन था। भारत का अपना मैजिकल यूनिवर्स बनाने का सपना। लेकिन उस कोशिश में वो भूल गए कि हर यूनिवर्स किसी टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि किरदारों की सच्चाई से बनता है। नतीजा यह हुआ कि फिल्म ने आंखों को चकाचौंध किया, पर दिल को नहीं छुआ। वो आग जिसे वो दिखाना चाहते थे, पर्दे पर तो जल उठी, पर दर्शकों के भीतर कभी भड़की ही नहीं। ब्रह्मास्त्र की जड़ में एक बहुत पुरानी चीज थी, प्रेम। अयान हमेशा से मानते रहे हैं कि प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है, और शायद यही सोच उन्हें टाइटैनिक जैसे रोमांस की तरफ खींच लाई। वो चाहते थे कि शिवा और ईशा की कहानी इतनी आग भरी हो कि दर्शक आंसुओं से भीग जाएं। लेकिन समस्या ये थी, उन्होंने उस प्यार को महसूस नहीं करवाया, बस घोषित कर दिया। हर सीन में आई लव यू है, मगर उस प्यार की खामोशी, वो नजरों की बात गायब है। वेक अप सिड या YJHD में रोमांस यूं लगता था जैसे जिंदगी का हिस्सा हो। यहाँ वो किसी प्रोजेक्ट की थीम बन गया। परफेक्ट विजुअल्स और क्रिंज डायलॉग्स के बीच वो चीज खो गई जो उनके सिनेमा की जान थी, वो सादगी जिसमें प्रेम बिना कहे भी समझ में आ जाता था। अयान मुखर्जी कभी प्रेरणा से डरते नहीं थे। वेक अप सिड में उन्होंने दिल चाहता है कि आत्मा को नया रूप दिया, वो भी बिना कॉपी किए, बस उस ईमानदारी को महसूस करके। उसी तरह ये जवानी है दीवानी में उन्होंने आदित्य चोपड़ा और करण जौहर की दुनिया से सीखा, पर उसे अपने अंदाज में जिया। वो फिल्म शाहरुख स्टाइल रोमांस का क्लोन नहीं थी, बल्कि उस भावना की विरासत थी जहां प्यार और सपनों के बीच की दूरी सबसे बड़ा ड्रामा बन जाती है। लेकिन ब्रह्मास्त्र के वक्त प्रेरणा एक बोझ बन गई। अब वो फिल्मों से नहीं, फ्रेंचाइजर से प्रेरित थे। अब वो दिल चाहता है नहीं, यूनिवर्स बनाना चाहता है। पर असली यूनिवर्स वही होता है जहां किरदार सांस लेते हैं, जहां एक छोटी मुस्कान किसी विस्फोट से ज्यादा असर करती है। अयान का जादू हमेशा उनके किरदारों की इंसानियत में था, और जब वो उसे इफेक्ट्स में बदलने लगे तो उनकी कहानियां चमकदार तो रहीं, पर जीवित नहीं। ये जवानी है दीवानी के बाद अयान मुखर्जी का सिनेमा एक चौराहे पर खड़ा था। वो साबित कर चुके थे
क्योंकि वो जनरेशन की यह आवाज हैं, लेकिन अब वो उस आवाज को लाउड स्पीकर में बदलने लगे। उनकी फिल्मों में वो छोटे सच्चे मोमेंट्स, एक नजर, एक अधूरी बात, एक चुप मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गए। उनकी जगह लेने लगी मास अपील वाली हंसी, जो दिल को नहीं बस थिएटर को गुदगुदाती है। जहां पहले दर्शक किरदारों को अपने जैसा महसूस करते थे, अब वो उन्हें दूर से देख रहे हैं, जैसे किसी और दुनिया की, किसी और भाषा की कहानियां हों। वॉर 2 में अयान मुखर्जी ने एक बार फिर वही कोशिश की, दिमाग से ब्लॉकबस्टर सोचने की, दिल से नहीं कहानी महसूस करने की। फिल्म में कुछ दिलचस्प आइडिया थे, जैसे दो किरदारों का बार बार ट्रेन पर मिलना या अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाले फ्लैशबैक। पर इन सबके बीच कहानी कहीं खो गई। हर एक्शन सीन बहुत शोर करता है, पर उस शोर में कोई भावना सुनाई नहीं देती। सब कुछ बहुत डिजाइन्ड लगता है, जैसे कोई एल्गोरिथम लिख रहा हो कि यहाँ इमोशन डालो, यहाँ म्यूजिक बढ़ाओ। पर इंसानियत की वो लय जो अयान के सिनेमा में कभी थी, अब मशीन जैसी लगने लगी है। अयान मुखर्जी का ग्राउंडेड रियलिज्म दिखाने का प्रयास भी बनावटी लगता है, जैसे कोई एलिट फिल्म मेकर सड़क पर उतरने की एक्टिंग कर रहा हो। फिल्म के फ्रेम्स सुंदर हैं, पर उनमें आत्मा का अक्स नहीं है। अगर अयान मुखर्जी को फिर से अपनी जादूगर वाली पहचान पानी है, तो उन्हें विजुअल स्पेक्टिकल नहीं, मानवीय एडवेंचर पर लौटना होगा। सोचिए, अगर ब्रह्मास्त्र किसी अनचार्टेड या टिंटिन की तरह बनाई जाती, जहां शिवा एक जिज्ञासु खोजी होता जो दुनिया भर के रहस्यों को सुलझाते हुए खुद अपने अतीत और भावनाओं को समझता। फिल्म तब सिर्फ एलिमेंट्स की नहीं, अनुभवों की यात्रा बनती। हॉलीवुड के हैरी पॉटर या इंटरस्टेलर इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो एडवेंचर को एक इमोशनल सर्च में बदल देते हैं। स्पेस या जादू बस पृष्ठभूमि है, असल में कहानी प्यार, जिज्ञासा और त्याग की होती है। अयान के पास भी वही ताकत है। वो किरदार जो जिंदगी को एक्सप्लोर करते हैं, भागते नहीं। अगर वो अपने ही बनाए वर्ल्ड्स को ऐसे खोजें जैसे कोई नया शहर, नया रिश्ता, नया डर, तो शायद वो फिर से वही अयान बन पाएंगे जिसकी कहानियां सादगी में भी असाधारण लगती थीं। अयान मुखर्जी की यात्रा हमें याद दिलाती है कि हर कहानीकार दो रास्तों के बीच चलता है, एक जो भीड़ की तरफ जाता है और दूसरा जो आत्मा की तरफ। वो भी इंसान है और इंसान कभी कभी दिशा खो देते हैं, लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वो यह है कि उनके भीतर अब भी वो खोजने वाला लड़का जिंदा है, वही जो कैमरा उठाकर दुनिया को समझना चाहता था। अगर वो उस सच्चे एहसास तक फिर लौट पाए, तो शायद एक दिन हम फिर वो फिल्म देखेंगे जिसे देखकर लगे, हाँ, ये अयान मुखर्जी की फिल्म है। और जब तक वो दिन नहीं आता, हम बस यही कहेंगे, वेक अप अयान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिए, और ऐसे ही सिनेमा के सफरों में साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।